तो मैंने मतलब कल ये बात बताई, कल मैंने आपको ये समझाया कि हर चीज के पीछे एक प्रोसेस होता है। कंपनी जब इंडिया में आती है या मॉडर्न इंडिया की जब इंडिया में शुरुआत होती है, वो कोई यूनिवर्सल आइडिया नहीं है। इट इज ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन और सर्कमस्टेंसेस। जैसे अब चार्टर में एक देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर, जो हमने सेकंड लाइन है, जो जुडिशियल अरेंजमेंट्स ऑफ द कंपनी। जुडिशियल अरेंजमेंट वर्ड है, ये नहीं है कि जुडिशरी आ रही है, फंडामेंटल राइट्स की कुछ ऐसी बात हो रही है या मॉडर्निटी की बात हो रही है। जुडिशियल अरेंजमेंट है, यानी स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन किसको करना है? अपने स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। कैसे स्ट्रेंथन किया? एक वन पर्सन लर्नड इन द सिविल लॉ और दो असिस्टेंट। अब इसमें इंडियंस के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। अब क्या होगा? पहले जब तक वो ट्रेडिंग कंपनी है, उन्हें ये देखना है क्या सामान उन्होंने पकड़े, कौन चार्टर को अगर फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मर्केंटाइल और मैरीटाइम केसेस जैसे, जो चार्टर कह रहा है कि भाई ट्रेसपास, इंजुरी, रॉन्ग डन हाई सी में, या वो सब नहीं होना चाहिए। तो शुरू में यानी अपने धंधे से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस टाइम पे? हमारे यहाँ होंगे वीर जी बोरा, हमारे यहाँ होंगे चेट्टियार, हमारे यहाँ होंगे शेट्टी, हमारे यहाँ होंगे श्रेष्ठी, हमारे यहाँ होंगे श्रेणी। सावन आएगा, पानी पिलाएंगे। बैसाखी आएगी तो हम जो है कुछ और करेंगे। हम जो है चैरिटी करेंगे, हम दान भी देंगे। हम नियम कानून का भी, जो ट्रेडिशनल नियम कानून है उसको ही फॉलो करेंगे। होली आएगी, होलिका दहन भी करेंगे। तो द पीपल हु आर कमिंग टू इंडिया, दे आर नॉट लाइक दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सोसाइटी दे आर इंटरेक्टिंग विद। अब ये बता रहे हैं भाई, चार्ल्स टू ने जब रिन्यू किया, चार्ल्स टू का जो मतलब आइडियाज थे उसको रिन्यू करने वाले जेम्स टू थे। यानी कि कंपनी ने पहले 100 साल में क्या हो गया? 100 साल में एडमिरल, सी ऑफिसर्स, चलो नीचे। यानी कि अब केप ऑफ गुड होप की जब जानकारी ब्रिटिश को हो चुकी थी, तो अब ये लगा लो कि कंपनी ये चाहती थी कि किसी भी तरह का लॉ जो भी बने, वो हमें मैरीटाइम, नीचे नीचे नीचे, अभी इतनी जल्दी नीचे मत जाओ, ऊपर आओ ऊपर आओ। हाँ बस। तो जुडिशियल जो मतलब प्रोविजन है चार्टर के, वो यही रिफ्लेक्ट करते थे, जैसा मैंने बताया कि कंपनी जो है उनको फोर्ट्स में कॉइन या फिर किसी भी तरह का मनी जो नेटिव प्रिंसेस के हैं, या तो नेटिव प्रिंसेस से आप ले लो, एक तरीके से सिस्टम ले लो कि भाई हाँ मैं तो करूंगा, मैं आपके उसमें करना चाहता हूँ, या खुद कर लो। ये दोनों चीजें शुरू हो चुकी है, जैसा हमने पहले भी बताया। अब जब हम आगे चलते हैं, टेरिटोरियल करेक्टर। देखो क्या, नीचे आइए, टेरिटोरियल करेक्टर वर्ड है। यानी जैसे आपकी मर्केंटाइल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो दो चीजों की बात की, एक मद्रास में जब ये बात कर रहे हैं कि यानी कि कंपनी को फुल पावर देने की बात हो, कि भाई कंपनी को फुल पावर हम देंगे। फुल पावर का मतलब वो पावर जो उन्हें टेरिटोरियल करेक्टर का रूप देने लगेगी। यानी ये बात सबसे पहले मद्रास में हो रही है। क्यों हो रही है मद्रास में? नीचे आओ। क्योंकि मद्रास में ही सबसे पहले फोर्ट आएगा। फोर्ट सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1680s तक वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंपनी जो है डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ऑफिसर्स जो होंगे वो चार्टर की पावर को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे। और ये भी एक पॉइंट था कि आप जो है जुडिशियल ऑफिसर हो या आप जो भी हो, तो आप क्राउन को कर रहे हो फिलहाल लॉयल्टी, या किंग को कर रहे, मतलब किंग और क्राउन तो एक ही बात है। या फिर आप जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स जो होने वाले हैं, जो ऑफिसर्स हो, उनको कर रहे हो। तो ये सब चीजें वहां से बन के आ रही थी। लेकिन आप देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1687 में पहली बार आपने मद्रास को म्युनिसिपल चार्टर दे दिया। यानी कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है एंड क्रिएशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, इसका आपने रास्ता ले लिया। क्योंकि जब आपने म्युनिसिपल चार्टर दिया, इसका मतलब है कि वो शहर बन गया वो। इसका मतलब है कि एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच बन गई। यानी कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि रेवेन्यू जो मद्रास के थे उन्हें बढ़ाने की बात की गई। क्योंकि आप जैसे ही म्युनिसिपैलिटी बनाएंगे, तो म्युनिसिपैलिटी का चार्टर या म्युनिसिपैलिटी के लॉज होंगे, म्युनिसिपैलिटी टैक्स भी लगाएगी। तो मैं आती हूँ 5 मिनट में। लेकिन 5 मिनट में, 1 मिनट में आ जाओगे तुम? 5 मिनट क्यों लगे? माली तो लेना है, क्यों भाई करूँगा? पेमेंट भी करनी होगी उनको। हाँ ये बात भी सही है, पेमेंट, बिना पेमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक। सामने वाला तो ये कह देता पैसे कैसे हैं? ठीक कर ही देते हैं सब। क्या हुआ सर?
अरे बड़ी जल्दी आ गई तुम 5 मिनट का नाम लेके। हाँ मतलब 5 मिनट ही आ होता है। गया तुम्हारा डिनर, आ हाँ। गया तुम्हारा डिनर। हाँ जी सर। हाँ, क्या बात है। तो रिकॉर्डिंग बार, अच्छा ओ सॉरी, ओ मैं तो भूल ही गया था, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अब आगे आगे हम देखो बात कर रहे थे हम 1680s में सर जोशुआ चाइल्ड की मैंने बात करनी, नीचे आओ थोड़ा, इतनी जल्दी नहीं। सर जोशुआ चाइल्ड की मैंने बात पहले भी की थी, नीचे आओ ना थोड़ा सा बस, हाँ। सर जोशुआ चाइल्ड की मैंने बात पहले भी की थी। अब देखो वो क्या कर रहा है कि वो मोनोपोली जो ट्रेड की है ना, वो उसको और ज्यादा एक तरीके से आप कह लो कि सिस्टमेटाइज बना रहा है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया इन्होंने कि ईस्ट कॉज सेलिब्रेटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सैंडीज, वो बता रहा है कि कंपनी केस लेके आएगी किसी भी आदमी के खिलाफ जो ईस्ट इंडीज के विदाउट लाइसेंस के ट्रेड करेगा। और यही बात आपके बाद में सिराजुद्दौला के साथ भी हो रही है, दस्तक जिसको बोला जा रहा है। यहां पर दस्तक नहीं है, यहां पर कंपनी मोनोपोली है पूरी, लेकिन वो बंगाल से दस्तक लेगा कि बंगाल हमें दस्तक दे दे फ्री में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड फ्री में करेंगे, तेरे मर्चेंट से तू टैक्स ले, हमसे कुछ नहीं लेगा। तो आप देखो खेल यहाँ कैसे हो रहा है। तो यानी पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी से अपने अपने लोगों से नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो उसके अंदर वो दूसरा एंगल ले आए, रिलीजन। रिलीजन भी आने लगा धीरे धीरे कि किंग जो है क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन जो है इनफिडल से लड़ाई करेगा, और उसके अंदर जो है कंपनी का ही फेवर हो सकता है, कंपनी ही कोई वो दिया जाएगा। तो किंग का एब्सोल्यूट राइट है, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी वो रेगुलेट करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो लेजिस्लेशन की बात आ रही है 1650s में, 60s में, 70s में, जो इंग्लैंड में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं। चलिए और आगे चलिए। अब राइवल जो कंपनी के थे जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, ये क्या है, मर्केंटलिस्ट कंपनी है, ये क्या है, स्टेट ओन्ड कंपनी है। तो बाकी भी तो लोग हैं जो राइवल्स थे कंपनी के, उन्होंने भी एसोसिएशन बनाया, उन्होंने भी पार्लियामेंट के अंदर पिटीशन डालने की बात की, अपने लोग रखने की बात की। हर कोई थोड़ी ना वोट दे रहा है ना, हर कोई पार्लियामेंट में जा रहा है। पहले तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है पूरी, तो यानी मेजोरिटी। अब ये जो कॉमन्स की बात भी कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसकी बात हो रही है, वो चाहेगी मेंटेनेंस रहे मोनोपोली की, और न्यू फॉर्म्ड एसोसिएशन या कोई उनको चैलेंज कर भी रहा है उसको इसी में घुसा दो। तो आप देखो कि वहां पर कितना फायदा हो रहा है इंग्लैंड को। इंग्लैंड का पूरा डेट, पूरी गरीबी, पूरा उसका कचरा एक तरीके से हम वैक्यूम क्लीनर की तरह स्क्वीज कर रहे हैं। और अभी वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि भाई आप जो इमोरल एक्टिविटीज कर रहे हो वो वाकई कोई उसका क्वेश्चन भी तो उठाए, उसको जस्टिफाई करते जाएंगे। अब देखो लिखा हुआ है सर जे चाइल्ड वो जो है लेविश गिफ्ट्स भी देंगे, और उसके बाद जो है चार्टर को कंपनी के फेवर में रखते रहेंगे। चलिए आगे चलिए। 1693 की बात हो रही है, यानी औरंगजेब के समय की बात हो रही है। मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, और वोटिंग पावर जो है वो एक हाथ में ना चला जाए, इसीलिए वोट को भी 1000 पाउंड से उन्होंने सब्सक्राइब करा दिया। मैक्सिमम वोटिंग पावर 10 वोट्स में रिस्ट्रिक्ट कर दी, यानी कि अब कंपनी पावरफुल हो गई। अब कंपनी रिलायंस बन गई है, उसका शेयर ही लेने में आपका फायदा है। 1690s तक देखो, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑफिस, सोचो कितना ज्यादा करप्शन, कितना माल कमा लिया, कितना कुछ है कि सारे के सारे मॉडर्न प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। नॉर गवर्नर नॉर डिप्टी गवर्नर 2 साल से ज्यादा ऑफिस में नहीं रहेगा। जनरल कोर्ट ऑफ मेंबर्स के भी एकदम वो कर दिया कि भाई किस तरीके से रहेंगे। कंपनी की पावर जो है वो क्या, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, राइट क्राउन टू डिटरमाइन इट्स प्रिविलेजेस ऑन 3 ईयर नोटिस, 3 साल का नोटिस है, कंपनी का मान ले लें, ठीक है। तो अंडर द न्यू चार्टर द वे वॉज ओपन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स, नए आएंगे जैसे बात भी हुई है। बट नेचुरली जो फॉर्मर मेंबर्स हैं जिनके पास भी पावर है, वो क्यों चाहेंगे कि ऐसा हमारा पावर कम हो, तो इसीलिए चीजें चलती जाएंगी। चलिए आगे आगे चलिए, आगे चलिए। तो कॉन्फ्लिक्ट अभी वहीं पर है इन्हीं चीजों में, अभी हम इंडिया की अभी वहीं का सिस्टम हम समझने की बात कर रहे हैं। यानी कि मोनोपोली जो है लीगलाइज्ड है, और मोनोपोली जो है वो कंपनी के पास है, और अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल हमारा जो यहाँ से माल, हमारा ट्रेड से जो कमा रहे हैं वो उसी को ही वो संभाल लें और उसी को जस्टिफाई कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलिए, चलिए चलिए। तो कंपनी की जो है क्या है, कंपनी की मोनोपोली है स्टॉक में, कंपनी का जॉइंट स्टॉक ट्रेडिंग है, मोनोपोली है। और आप ये लगाइए कि
जो बाकी कंपनी में बनेगी वो इसको अगर कोशिश भी करेगी कि इसके जैसा कुछ कर पाए तो ऐसा हो नहीं पाएगा। चलिए नीचे चलिए। अब आ गया ना नाम, देखो, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब ये रीनेम हुआ है जाके, दोनों कंपनी को मर्ज करके ये नया नाम बनाया गया, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। इसके लिए अलग से एक चार्टर को किया। और ये देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है वो सिर्फ 1833 चार्टर में आता है, उससे पहले ये नाम था। लेकिन वही बात है, फाइनेंशियल रिलेशंस की जहां तक बात है, देयर विल बी इंटरवेंशन बाय द क्राउन एंड द पार्लियामेंट, एंड बाय एन एक्ट ऑफ 1708 द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू एडवांस, इतना पैसा देगी वो विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि क्राउन का जो डेट है वो कम करना है। यानी इंग्लैंड ने नोइंगली शुरू से इंडिया के साथ इनजस्टिस किया। पैसा आ रहा है, ट्रेड हो रहा है, कमा रहे हैं। 1698 में इसके चार्टर को भी डिफाइन किया गया। चलिए और नीचे चलिए। अब देखो, क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्टर्स इज नॉट टू मच रिलेवेंट, बट देखो फिक्स्ड हो गया, इतने स्टॉक होने चाहिए। इलेक्शन होगा एनुअल बाय द जनरल कोर्ट, which only those with $500 stock could vote. Are you getting my point? So the point is that the business of the company was entrusted to the court of directors, subject to the obviously bylaws हैं, constitutions हैं, orders हैं, rules हैं, directions हैं, लेकिन ये सारी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चल रही है। हमारे को अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा। अभी तो इंडिया एक सोवरेन नेशन है, उसको एक अपना उसका आइडेंटिटी है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको भी सोवरेन पावर बनाने की बात कर रहे हो आप। तो जैसे कहते हैं ना, इंग्लैंड एक्सीडेंटल था रूल, कंप्लीटली एक्सीडेंटल था, ये ऐसा कुछ नहीं। इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सेरेंडिपिटी, या सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ, आप कह सकते हो कि इसके अंदर वैसे थे कि भाई हाँ हो गया, लेकिन देखो फायदा कितना हो रहा है। चलिए आगे। कंपनी को जो है ऑथराइज दे दिया गया, पावर दे दी गई, लोकल काउंसिल्स को पोजीशन में ले लेगी, और सर्वेंट्स जो थे उनको तो कंट्रोल करने की बात ही थी, लेकिन इतना ज्यादा करप्शन था, वो तो हम क्लाइव के टाइम से देखते हैं। चलिए आगे, और आगे चलिए, चलिए चलिए चलिए, प्लीज मूव फॉरवर्ड। तो यानी कि बात ये होती है कि 1726 तक रॉयल चार्टर मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो है मेयर कोर्ट बना देगी, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी, कलकत्ता, और वो इंग्लिश कोर्ट में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और रेगुलर सिस्टम ऑफ अपील हो गई इन कोर्ट से गवर्नर और काउंसिल तक। अब वैसा गवर्नर नहीं है, गवर्नर की बात हो रही है जो मतलब फैक्ट्री और इन सब चीजों को करके वो कर रहे हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो बहुत बाद में बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो पेनल्टी होंगी, ये जैसे लिखा हुआ है, बाकी चीजें होंगी, और लेजिस्लेशन जो है हेल्प करना चाहिए कंपनी को। चलिए आगे। अब चार्टर अब तक क्या पावर दे रहा है कि आप जो है एज ए कंपनी आप जो है जनरल भी अपॉइंट कर दोगे, ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए आगे। चार्टर ऑफ 1726। अब जब हमने बात की थी एंग्लो फ्रेंच वॉर की, तो देखो मद्रास ले लेगा फ्रेंच से 1746 में। ट्रीटी आइले चैपल की हमने बात की है, न्यू चार्टर इशू हो गया, यानी अपने हिसाब से सारी चीजें करते चले। कोई दया धर्म कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम एक ही है, आई हैव टू रिमेन इन पावर, जैसा कि हम पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं। 1748 में स्मॉल फोर्सेस ऑफ सिपाही वाज रीच एट मद्रास। फ्रांस का एग्जांपल देखा 4 साल पहले का, तो यानी पहली बार यूरोपियन फोर्स बनती है सेलर्स को बोरो करके शिप्स के थ्रू, और आप लगा लीजिए अब ट्रूप्स बनने लगी अंडर द कमांड ऑफ मेजर लॉरेंस। तो यानी कंट्रोल होने लगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे कंपनी जो है अब टेरिटोरियल पावर की तरफ बढ़ने लगी है, और वहां पर पार्लियामेंट भी इन चीजों को सपोर्ट कर रही है। पार्लियामेंट ने प्रोविजन दिया, इंडियन फोर्सेज ऑफ द कंपनी, देखो, इंडियन फोर्सेज ऑफ द कंपनी ऑन द लाइंस ऑफ इंग्लिश म्यूटनी एक्ट। यानी जैसा इंग्लैंड में इंग्लिश है मिलिट्री, वैसा इंडिया में कंपनी भी अपनी उसको कर सकती है। और अभी तक प्लासी भी नहीं हुआ है। किंग जो है वो
वॉर के लिए भी रेडी है इफ इट इज हैपनिंग इन इफ इट इज हेल्पिंग द बेटर गवर्नमेंट ऑफ द कंपनीज फोर्स। तो बताओ, गवर्नमेंट वहां से चल रही है, हमें कुछ पता ही नहीं है हिंदुस्तानियों को क्या हो रहा है, हम तो मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे। इसीलिए जब क्लाइव जीतेंगे, कलकत्ता आएगा हाथ में, और मद्रास का कोऑपरेशन मिलेगा ब्रिटिश नेवी को, सारी बूटी को बांट लेंगे आपस में, कुछ किंग के प्लेजर पे डाल देंगे, तो बूटी जो आएगी उसके लिए भी क्राउन चाहेगी सिस्टम हो। तो चार्टर दिए जाएंगे, बस काम होना चाहिए। चलिए आगे। कंपनी को ट्रीटी देने की बात की जाएगी किसी इंडियन प्रिंस के साथ, अगर कर सकता है, अगर टेरिटरी लेनी है, लाइसेंस लेना है, और आप कह सकते हैं क्राउन को जो है, पावर ऑफ द क्राउन वाज मेड रिक्विजिट फॉर डीलिंग एनी ऑफ दिस कंट्री, यानी कि क्राउन कंपनी को अलाउ करेगा और कंपनी ऐसा कर लेगी। तो अब आप सब मुझे ये बताइए कि हम सब कहते हैं कि अचानक से हो गया, और देखो अब 1600 ऑनवर्ड से 1757 तक हमने बात कर ली, तो आपको क्या समझ में आया? तो ये कि स्ट्रक्चर्ड था, प्लान तरीके से किया उन्होंने, एंड लेजिटिमेट, मतलब विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सडन तो इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो अचानक से नहीं हो रहा है, क्लाइव हाँ भी सर, वो जानते हैं क्या करना इंटेंशनली है। था। हाँ जी। फिर भी हम कहते हैं कि भाई ब्रिटिश नेवर वांटेड टू क्रिएट एन एम्पायर इन इंडिया। हाँ जी। तो अब इस बात पे हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं, चलिए आगे। तो कंपनी जो है नेटिव प्रिंसेस से कैसा रिलेशन रखेगी, क्योंकि उसका गोल है कि वो ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडिया के साथ। स्पाइस आइलैंड्स तो इंडोनेशिया में है। चलिए आगे। और जैसा हमने पहले बोला था, टर्किश सुल्तान, ऑटोमन एम्पायर जब तक है तब तक टर्किश सुल्तान का सपोर्ट लेके करना चाहते थे। अब सर्कमस्टांसेस ऐसे होते गए कि यूरोप ये चाहता था कि जो उसके टेरिटोरियल लॉज हैं वो हर जगह अप्लाई हो जाए। ओके, द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल लॉ एप्लीकेबल टू एवरी पर्सन विद इन ए गिवन एरिया, ये धीरे धीरे डेफिनेट होता चला गया इंडिया के केस में भी। अब हमारे हिंदू और मुसलमान, हमारा ओरिजिन, हमारा कैरेक्टर, हमारा जस्टिस, वो यूरोपियन मर्चेंट पे तो अप्लाई हो नहीं सकता था। लेकिन नेटिव प्रिंसेस को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि आप हमारे रूल को फॉलो करो। ना शाहजहां को है, ना औरंगजेब को है, ना बंगाल के गवर्नर को है, ना किसी को है, भाई तुम अपना धंधा कर लो। ये भी हमारी एक गलती थी। यानी कि एक बड़ी अच्छी लाइन जो है, द यूरोपियंस माइट विदाउट इंजुरी टू द नेटिव स्टेट बी अलाउड टू गवर्न देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन लॉज। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। यानी जैसे मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप अपने आप को गवर्न करो अपने लॉज के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल एक प्रैक्टिकल बड़ा सिस्टम निकल के आना चाहिए। उसमें आपने भी, सबने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने छोटे फेवर को सोचा और मेरे बड़े विजन को नहीं सोचा। कष्ट होता है, अनकंफर्टेबल जोन में कोई जाना ही नहीं चाहता। प्रश्न उठाए गए, और जब मैंने ट्रस्ट को क्रिएट किया तब जाके मुझे मुझे विश्वास दिलाया गया कि हम सब कुछ करेंगे पर आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी जो है वो अपने आप को इस तरीके से रखा। अब देखो लिखा है ना, लोकल रूलर जो है वो डिसऑर्डरली कंडक्ट को वो नहीं करेगा, डिसऑर्डरली कंडक्ट को और इंजरीज को जो है वो नहीं झेलेगा लोकल रूलर। लेकिन अंग्रेजों को शुरू में आइडिया नहीं था, थोड़ा जब पावरफुल होते थे तभी उंगली कर देते थे, फिर जब थप्पड़ लगता था फिर पीछे हो गए। ट्रायल एंड एरर करते गए, आगे बढ़ते गए, करते गए, आगे बढ़ते रहे, यही हुआ। तो यानी कि जो चार्टर थे प्रिविलेजेस के, वो always they were tuned to the success and also advantage of the East India Company, बस एक लाइन हम ये बोल। चलिए आगे। इंडिया में जो कंपनी के सबऑर्डिनेट थे वो टच में थे मुगल गवर्नर, मुगल रूलर के साथ। पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस था, इसीलिए देखो आ गया फैक्ट। जेम्स फर्स्ट विलियम हॉकिंस के थ्रू परमिशन मांगने के लिए पहुंचा, लेकिन विलियम फर्स्ट को पहुंचने ही नहीं दिया जहांगीर के दरबार में, और पोर्तुगीज ने उसकी हालत खराब कर दी। लेकिन जहांगीर ने फेवर शो किया था हॉकिंस को। हाउएवर, जो आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वो और जो मतलब कि जो मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाई।
ओके, इसीलिए दोबारा कोशिश होगी और ट्रीटी सेटलमेंट होगा थॉमस रोज के साथ 1650 से 1619 के बीच। लेकिन उसको लगा जहांगीर तो रेडी नहीं है भाई ट्रेड को परमिशन और मैनेज करने के लिए, इंडिपेंडेंटली ऑफ लोकल इंटरफेरेंस नहीं है। ग्रांट किससे लेने की बात हो रही थी? प्रिंस खुर्रम यानी वाइसरॉय गुजरात, यानी शाहजहां फिलहाल गुजरात के वाइसरॉय हैं और उनका रोल होना बहुत जरूरी था। कंपनी तो अभी वीक थी, पोर्तुगीज के साथ डायरेक्ट लड़ नहीं सकती और डच के साथ तो ऑलरेडी पंगा चल रहा है। तो रो को लगा कि अभी तो मैं बंगाल सिंध और जो आप बात करते हैं कि बड़ा एरिया मुझे मिल जाए वो तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए रो को आता सब कुछ है लेकिन रो अभी मांगने की पोजीशन में नहीं। रो को पता है हमें क्या चाहिए, तो रो ने क्या मांगा फिर? मुझे सिर्फ सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच दे दीजिए, बस हम यहीं से काम चला लें, हमें और कुछ मत दीजिए। तो चीफ फैक्टर एट सूरत, अब वो प्रेसिडेंट की तरह रहेगा, रेड सी पोर्ट और पर्शिया भी उसके कंट्रोल में आ जाएगा। 1635 में वॉइस रॉय जो गोवा है वहां पर इंग्लिश प्रेसिडेंट के साथ ट्रूस कर देंगे और देखो अंग्रेजों ने पोर्तुगीज के साथ भी ट्रीटी कर दी, क्योंकि वहां पर पोर्तुगीज कमजोर होता जा रहा है यूरोप में, यहाँ पर बात ना हो गया, बस ठीक है जी। समझा मेरी बात को? जैसा हमने कल भी बात की थी। अब चार्ल्स टू की हमने बात की थी, चार्ल्स टू कैथरीन ऑफ ब्रेगेजा के साथ उसका ब्याह हो जाएगा और दहेज में मिलेगा बॉम्बे, मतलब ब्याह किसी का माल किसी का, ऐसा कहाँ होता है भाई। हॉलैंड के साथ भी पीस कर दिए, चलिए आगे चलिए। अब सूरत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर इंपीरियल सोवरेनिटी को समझते हुए सेम कंडीशंस को बाकी एरिया में भी अप्लाई करना है जो लेसर मोहम्मदन स्टेट्स हैं। अब फर्स्ट रियल टेरिटोरियल अथॉरिटी वाज एक्वायर्ड इन इंडिया वाज ऑब्टेन फ्रॉम ए हिंदू प्रिंस। तो 1611 में अगर आप बैक में जाओ, शुरू की बात कर रहे हैं, तो डच का एग्जाम्पल देखते हुए सूरत से पहले मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री हो गई जो गोलकुंडा किंगडम का पार्ट था। समझे मेरी बात को आप? तो अब आप कह सकते हैं कि ट्रेड एडवांटेजेस भी हो गई और ये सारी चीजें हुई, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। तो वांडी वॉश, जब हम बैटल ऑफ वांडी वॉश की बात भी करते हैं, बाद में बात करते हैं ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में हम बैटल ऑफ वांडी वॉश की बात होती है, जिससे एंग्लो फ्रेंच कंडीशंस वर फेवरेबल टू इंग्लिश ओनली, सो दैट इज व्हाट वी से। धीरे धीरे आप कह सकते हो फोर्ट सेंट जॉर्ज पिक्चर में आ गया, मसूलीपट्टनम कमजोर हो गया। कोरोमंडल कोस्ट पे पहला हेडक्वार्टर है मसूलीपट्टनम, लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज के आने के बाद मसूलीपट्टनम कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो पकौड़ा आ गया, 380 पकौड़ा। तुम कहते हो पकौड़ा हमें पता ही नहीं होता क्या, क्या? तो पगोड़ा उस टाइम पे करेंसी थी, 380 पगोड़ा शुड बी एक्सेप्टेड। अरे किंगडम ऑफ गोलकुंडा पकौड़ा चला रहा है, आसाम वाला कुछ और चला रहा है, बंगाल वाला कुछ चला रहा है, जैसा जहां पर पहले का सिस्टम चला आ रहा है वो तो चलता रहेगा मोटा मोटा। तो सब जगह थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी सारे भारत में एक ही पार्टी पूरे भारत में एकदम प्रॉपर रूल कर लेगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता था। बस फिर आज नहीं हो सकता तो 200 साल पहले कैसे हो सकता था? हम्म। भारत है ये भारत। मद्रास जाओगे ना और केरल जाओगे तो लगेगा कि पता नहीं कौन से देश में आ गए। हाँ जी। समझे? और जब मलयाली जब हरियाणा में आता है गुड़गांव में, तो उसे लगता है मैं कहाँ आ गया। हाँ, हाँ जी सर। साउथ इंडिया जाओगे बोलोगे चौला बाटोरा, बाटोरा चौला बाटोरा, तो उनके भटूरा भी उनका डोसे जैसा होता है। हाँ जी। और यहाँ जब वो आते हैं उनका हम बोलते हैं हाँ भाई क्या क्या है, हाँ इडली वड़ा डोसा वड़ा सांबर वड़ा हम करते हैं, तो वो साले डोसा खा के माथा पीट लेते हैं, ये डोसा है ये। फिर भी हम खाते हैं, हम्म। फिर भी हम खाते हैं और रहते हैं। समझे? सफाई कितना रखते हैं साउथ इंडियन, केरला के रेस्टोरेंट देख लो तो गजब हो जाएगा। हाँ जी। गजब सफाई रखते हैं, गजब सफाई, ऐसा तो यहाँ हो रखता ही नहीं कोई। तो बात समझिए कि क्या हो रहा है। इसीलिए
अब थॉमस पिट का एग्जांपल दे दिया, ग्रांट ऑफ 3 विलेजेस, आ गया ना, धीरे धीरे खेल होने लगा। 3 विलेज ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका मद्रास करेगा। ओके। मिशन आया जॉन सुरमान का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने फैक्ट्स में लिखा हुआ है। जॉन सुरमान, फर्रुखसियार, 1717 का फरमान जिसकी बात होती है बार बार, कंपनी के फ्रीडम फ्रॉम ड्यूज हैदराबाद में। अब जो है, जो रेंट था मद्रास वाला वो शायद देता रहेगा छोटा मोटा, लेकिन जो मुगल एम्परर वाला होगा वहां तो फ्री हो गया। और देखो ये लिख दिया ना नीचे, मुगल अथॉरिटीज परमिटेड द कंपनी टू कॉइन एट मद्रास, यानी कि एम्परर की अथॉरिटी डिक्लाइन हो रही है, डिपेंडेंसी लोकल रिप्रेजेंटेटिव पर जो बढ़ी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी। यानी नवाब ऑफ कर्नाटक थ्योरी में क्या है, वो सूबेदार है डेक्कन का, लेकिन जब आउटब्रेक होगा वॉर का फ्रांस और यूके मतलब इंग्लैंड के बीच में, तो आप ये लगा लो मद्रास फ्रांस जो है वो हमने किया है, ये हमने कवर किया है, तो नवाब ऑफ कर्नाटक का फेवर करेगा। डुप्ले चाहता था कि रियल कंट्रोल आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, इस शॉर्ट में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। कंपनी को कोई डाउट ही नहीं हुआ कि भाई जो फ्रांस चाहता है ना वो तो हमें करना पड़ेगा। इसीलिए अब वो धीरे धीरे उनकी टेरिटोरियल एम्बिशन बढ़ने लगी, क्योंकि टेरिटोरियल एम्बिशन से ही आपका कमर्शियल एम्बिशन पूरा हो रहा है अच्छे से, उसमें क्या दिक्कत है। ये आपके पीछे कौन बैठा है सचिन, लाइब्रेरी में बैठे हो आप? लाइब्रेरी? यस सर। ओ वाह, क्या मेहनती। तो मसूलीपट्टनम से देखो शुरू हुई बात, देखो उड़ीसा पहुंच गया, हरिहरपुर, बालासोर, ये सब मैंने नोट्स में दे रखा है। चलो आगे, हुगली, चलो आगे, पटना, कासिम बाजार। लेकिन अभी सोवरेनिटी नहीं है, फैक्ट्रियां बनी है। इतनी शांति है कि ट्रांजिट ड्यूटी और कस्टम एनुअल पेमेंट दे दो 3000 रुपए का, और काम चला हुआ, समझे। फैक्टर किसमें इंटरेस्टेड थे, कंसेशन में, कि प्राइवेट ट्रेड भी करेंगे अपना और कंपनी का ट्रेड भी करेंगे, कंपनी के नाम पे अपना भी माल कमाएंगे और कंपनी का तो मंगाए ही मंगाए, क्योंकि कंपनी के नाम के ऊपर आप अपना धंधा करोगे तो फायदा किसको होगा, इंडिविजुअल को होगा, इंग्लैंड को होगा, नुकसान किसको होगा, इंडियन मर्चेंट्स को होगा। ये पंगा आना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे, अब देखो लिखा हुआ है, द फेलियर ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स टू पे रिस्पेक्ट टू दिस ग्रांट and interference with the company's trade in important commodity of salt petre were a prime cause of determination in the 1686 of the company on the instigation of Sir Joshua Child to make a war on Mughal। पीटी का फैक्ट बन गया अपने आप। जोशुआ चाइल्ड ने जब सॉल्ट पेट्रे के चक्कर में, और जो ये लोकल ऑफिशियल जो बोलते थे कि भाई आप पेमेंट करो, प्राइवेट ट्रेड नहीं करने देंगे, हमारा नुकसान है, जोशुआ चाइल्ड ने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब ने थप्पड़ लगा के सब कुछ शांत कर, और पीस 1690 यानी 4 साल बाद पीस हो गई। फिर भी हमें समझ नहीं आया क्या है अंग्रेज, और 1691 में इंपीरियल ग्रांट हमने फिर से दे दिया, फ्रीडम फ्रॉम ऑल ड्यूज इन कंसिडरेशन ऑफ 3000 रुपए, 3000 रुपए दो, पूरा फ्रीडम। सूता नती, अब देखो सूता नती 3 गांव थे, सूता नती था, और जमींदारी थी 2-3 गांव की और की, जिनकी अभी हम बात करेंगे। सूता नती, कालीकता एंड गोविंदपुर, इनकी जमींदारी के राइट ले लिए, और यहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम बना दिया। मतलब बनाएंगे हमारे यहाँ, गांव हमारे, जमींदारी हमारी, नाम होगा फोर्ट विलियम, और ये भी प्रेसिडेंसी बन गई। जमींदार हो गई है कंपनी, अब रेवेन्यू और एक्साइज करेगी सिविल जुडिशियल अथॉरिटी की तरह, समझे। और ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो हिंदू और मोहम्मदन सब्जेक्ट्स पे भी होगा, विदाउट इंटरफेरेंस बाय द लोकल फौजदार ऑफ हुगली। सोचो कितनी बड़ी बात है, यानी हुगली यानी बंगाल के नवाब, यानी फिलहाल तो औरंगजेब है 1707 तक, तो उसको नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अपना काम चल रहा है, अपना कर दिया अलग। ओके, तो इंग्लिश जो है राइट्स इंडिया में, अगर हम बात करें इंग्लिश